नमस्कार श्रोताओं। बहुधा होता है कि जीवन में कुछ न कुछ हर व्यक्ति की कमियां होती हैं और वो कमियां हमें हतोत्साहित करती हैं, निराश करती हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे खास लोग होते हैं जो इन कमियों से अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उससे पार पाते हैं और एक मुकाम हासिल करते हैं। खुद अपने लिए ही नहीं, जमाने के लिए भी कुछ ऐसा करते हैं जो कि एक दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरक होता है, आदर्श होता है, मानक स्वरूप होता है। और ऐसे ही मानक स्वरूप में भारतीय साहित्य को संरक्षित करने की, संग्रहित करने की एक जो बड़ी योजना है, उसका स्वरूप कविता कोश के रूप में आपके सामने अंतर्जाल पर पिछले 1.5 दशक से है। उसके संस्थापक ललित कुमार जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कविता कोश के साथ गद्य कोश, वी कैपेबल और दशमलव, टेकवेक जैसी तमाम आपकी योजनाएं हैं। विटामिन जिंदगी आपने अपने अनुभवों पर आधारित पुस्तक भी लिखी है जो काफी प्रेरक हो रही है, लोगों में चर्चित भी है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं ललित कुमार जी, आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। नमस्कार। नमस्कार अभिनव जी। और हमारी बहुत ही खुशनसीबी है एक तरह से, क्योंकि आपकी तमाम व्यस्तताएं रहती हैं और इतनी एक्टिविटीज है आपकी कि बहुत मुश्किल होता होगा समय निकालना इन तमाम चीजों के लिए। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं अपने बारे में कि किस तरह से इतनी सारी चीजों को आप तालमेल बैठा लेते हैं। मुश्किल काफी होता है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं सभी की तरह मेरे पास भी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने समय का जितना ज्यादा अच्छा अगर हम प्रयोग करें उतना ही अच्छा रहेगा। तभी हमको एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि पूरे दिन में हमने जो किया और शाम को जब हम रात को सो रहे हैं तो एक अच्छा लगता है कि हाँ, हमने जीवन का दिन का भरपूर प्रयोग किया है। तकनीक का युग है, तो आपको किस तरह से ख्याल आया कि जो साहित्य है, भाषा है, इसको इस आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए? अपने बारे में कुछ बताएं हमारे सुनने वालों को। अभिनव जी, मेरा जन्म नई दिल्ली के गांव मेहरौली में हुआ था जी। और मुझे बचपन में पोलियो हो गया था। उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई सारी जो नगर निगम के स्थानीय स्कूल होते हैं दिल्ली में, उन्हीं में हुई। और फिर मैंने स्नातक की डिग्री ली जीव विज्ञान में और वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। इसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स डिग्री की और यूके से मैंने एक मास्टर्स डिग्री ली है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। जी जी। तो जिन दिनों मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम कर रहा था तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि इंटरनेट के ऊपर इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं, इतनी जानकारी उपलब्ध है। ये 2004 और 5 की बात है जी। तो उस समय हिंदी का इतना मटेरियल इंटरनेट पर होता नहीं था। कम ही चीजें थी, ज्यादातर जो जानकारी थी वो अंग्रेजी में होती थी जी। तो बाकी और दूसरी चीजों के अलावा मैंने एक चीज की खास तौर पे कमी महसूस की कि इंटरनेट पर भारतीय साहित्य का, हिंदी का जी जी। कोई विश्वकोश उपलब्ध नहीं था। तो मुझे लगा कि ये चीज उपलब्ध नहीं है तो इसको मैं बना सकता हूँ। तो 5 जुलाई 2006 को मैंने कविता कोश की शुरुआत की और फिर मैंने इसे एक सामाजिक प्रोजेक्ट का रूप दे दिया कि कोई भी व्यक्ति, जैसे विकिपीडिया में होता है, कोई भी व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे सकता है और इस सामाजिक परियोजना को आगे बढ़ा सकता है। और हुआ ये कि इससे पहले भी तमाम लोग, जैसे कि गूगल के जरिए या फिर अन्य जो सर्च इंजन होते हैं, कुछ भी लिखना पढ़ना हो, खासतौर से जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं या फिर साहित्य के अध्येता हैं, उन्हें मानक स्वरूप में और एक स्थान पर सारी सामग्री नहीं मिल पाती थी। तो एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है कविता कोश के जरिए इतने वर्षों में कि पुराने दौर से लेके समकालीन और एक जो मानक स्वरूप है और वैसे रचनाकार हैं जो भाषा व्याकरण की शुद्धता, विधा को समझते जानते हैं। यानी जब हम कह सकते हैं कि कविता कोश में यदि कोई सामग्री है तो वो ऑथेंटिक होगी और उसका एक जो स्टैंडर्ड है उसकी देख रेख और मेंटेनेंस की जाती है तमाम सुविज्ञ लोगों के द्वारा। तो एक बड़ी टीम होगी आपके साथ जो लोग जुड़े होंगे। हाँ, कविता कोश का जो शुरुआती उद्देश्य था वो यही था, जैसा आपने कहा जी, कि इंटरनेट पर भारतीय साहित्य को खोजने के लिए लोगों को मुश्किल ना हो।
जब कविता कोश की शुरुआत हुई थी तो उस समय ऐसा नहीं था कि इंटरनेट पर सामग्री मौजूद नहीं थी, थोड़ी बहुत सामग्री थी जी, लेकिन वो बहुत अव्यवस्थित रूप और से कई ऐसे भी उदाहरण आए कि दूसरे रचनाकारों की रचनाएं दूसरे के नाम से लोगों ने कहीं से कहीं पोस्ट कर दी और वो सर्कुलेट हो जाता था और मालूम भी नहीं होता था कि ये वाकई किसने लिखा है। कविता कोश ने ये किया कि वहां पर अगर किसी रचनाकार का नाम है और कविता उसके साथ जुड़ी है तो वास्तव में उसी की कविता और कविता मूल रूप में वही है। जी जी बिल्कुल, तो ये एक ऑथेंटिसिटी कविता कोश देने में सफल रहा है। और आपने सही कहा कि कई सारे लोग इस प्रयास में जुड़े हैं और चूंकि ये सामाजिक परियोजना है तो लोग लगातार आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, काम करते रहते हैं और इसी तरीके से ये परियोजना आगे बढ़ते बढ़ते अभी से 14 साल पूरे हो गए हैं। जी जी, और आपने बचपन में और पढ़ाई लिखाई के दौरान डिसेबिलिटी का भी सामना किया। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कुछ कमियां हो जाएं इस तरह से जीवन में तो व्यक्ति नाउम्मीद रखने लगता है, हताश हो जाता है। तो ऐसे आपने एक आदर्श स्थापित किया है, तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा और किस हौसले के बल पर आपने उनसे सामना किया और विजय हासिल की? जो दो सबसे बड़ी चुनौतियां रही वो एक तो थी कि जो हमारा समाज है उसका जो ढांचा है, जो डिजाइन है सारी चीजों का, वो विकलांगजन के लिए तैयार नहीं किया गया है। जिसे हम एक शब्द में कहें तो एक्सेसिबिलिटी की कमी है, चाहे वो सड़कें हो, बस स्टॉप्स हो, पब्लिक फैसिलिटीज हो या बिल्डिंग्स हो, घर हो, तो विकलांगजन के लिए कहीं भी आना जाना आसान नहीं होता। तो ये समस्या सबसे बड़ी थी। इसके अलावा जो समाज का जो दृष्टिकोण है विकलांगजन और विकलांगता को लेकर, वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी समस्या बन जाती है। जब लोग आपसे अपेक्षा ही ना करें कि आप कुछ कर सकते हैं, वो बेसिकली यही समझते हैं कि एक व्यक्ति अगर विकलांग हो गया है तो उसको तो बस धीरे धीरे अपने जीवन की दया का पात्र के नजरिए से दिव्यांगों को देखा जाता है और आपके किसी किए का श्रेय प्रेय यानी तारीफ या उत्साहवर्धन नहीं देखा जाता। बहुधा ऐसा होता है। हाँ, और जो श्रेय है वो अमूमन आपने भी देखा होगा कि वो किसी दिव्य शक्ति को दे दिया जाता है, बजाय इसके कि उस विकलांग व्यक्ति ने जो अपने जीवन में मेहनत की है उसको वो श्रेय नहीं मिलता। अच्छा, एक साथ तमाम चीजों का आपने वो किया है और विटामिन जिंदगी भी आपने अपने जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई आत्मकथात्मक आपकी कृति है ये। हाँ, विटामिन जिंदगी का पिछले वर्ष मैंने प्रकाशन किया था। ये एक संस्मरण है, एक आत्मकथात्मक पुस्तक है और इसमें मैंने पूरा अपने जीवन के बारे में बताया है कि किस तरीके से विकलांगता के साथ मैंने अपने समाज में जीवन बिताया, क्या क्या समस्याएं आई और किस तरह से मैंने उनका पार पाया। तो इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि इसे पढ़कर पाठक विकलांगजन और विकलांगता के प्रति अपेक्षाकृत ज्यादा संवेदनशील हो सके। जी जी, तो कैसा फीडबैक है और खासतौर से वो लोग जो कि इस स्थिति का सामना कर रहे हैं उन तक ये पुस्तक या इसकी बातें वो पहुंच पा रही हैं क्या, या फिर आपका जो एक दशमलव प्रयास है जिसमें आप अपनी बातें पहुंचाते हैं उसके जरिए भी इस पुस्तक के जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं? दशमलव मेरा एक YouTube चैनल है जिसके जरिए मैं विकलांगता से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं वो पहुंचाता हूं और उसके जरिए मैंने विटामिन जिंदगी का कुछ कंटेंट लोगों तक पहुंचाया है। जहां तक जनरल फीडबैक की बात है, बहुत अच्छा फीडबैक है। लोगों ने इस पुस्तक को बहुत इसको प्रशंसा दी है। लेकिन जो आपका दूसरा प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या विकलांगजन तक ये पुस्तक पहुंच पा रही है, और इसका उत्तर अगर मैं ईमानदारी से दूं तो मैंने ये अनुभव किया है कि हमारे समाज में अधिकांश विकलांगजन की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 100 रुपए या 150 रुपए की एक पुस्तक खरीद सके। जी जी, ये हालात हैं और इसको मैं पूरे प्रमाण के साथ कह सकता हूँ क्योंकि दशमलव YouTube चैनल के जरिए मैं लाखों लोगों से जुड़ा हूँ। तो वहां से जो मुझे फीडबैक मिलता है वो यही मिलता है कि सर हम इसको खरीद नहीं सकते, अगर आप उपलब्ध करा सकें तो प्लीज मुझे भेज दीजिए। जी जी, तो मैंने अपनी तरफ से काफी कॉपीज जो है उपलब्ध कराई है
लेकिन वो तो यूं समझिए कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान वाली बात है। तो अच्छा, आपको तमाम कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, तो किस तरह की अपेक्षाएं हैं कि ये जो नया दौर है, नई तकनीक है, ये इसके जरिए इस तरह की तमाम जो प्रेरक सामग्री है या अन्य सुविधाएं हैं वो दिव्यांगों तक पहुंचाई जाएं, इसके लिए क्या कुछ किए जाने की अपेक्षा आप रखते हैं? एक तो ये है कि जो भी जरूरी जानकारी है, प्रेरक हो या वो योजनाओं से जुड़ी हुई चीजें हों, योजनाओं की जानकारी हो, वो जैसा मैंने दशमलव की शुरुआत की तो वो एक बहुत तेजी से वो इस विषय में भारत का सबसे बड़ा चैनल बन गया है। इसका अर्थ ही ये है कि इस तरह की किसी चीज की कमी थी जिसको दशमलव ने आकर पूरा किया है। तो मुझे लगता है कि सरकारी संस्थानों को भी इस दिशा में थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि आप केवल योजनाएं बनाने तक सीमित ना रहें। मैंने अनुभव से ये सीखा है कि हमारी जो योजनाओं की जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है और वो वास्तव में उस व्यक्ति तक सुविधा का पहुंचना, वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। वो योजना क्या है इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक संचार का, संवाद का माध्यम है, उसको बेहतर जरूर बनाए जाने की जरूरत है। और आजकल जो तकनीक ने हमें तमाम सुविधाएं दी हैं, उनके जरिए मुझे लगता है काम आसानी से किया जा सकता है। और तकनीकी सुविधाओं की आपने बात कही, तो हिंदी का जो साहित्य है, विपुल साहित्य है, वो तो कविता कोश और गद्य कोश के जरिए आपकी और आपकी टीम ने उसको समाहित किया है अंतर्जाल पर, लेकिन अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उससे हुए भी जुड़े हुए रचनाकार या इस तरह के स्वयंसेवी आपके साथ हैं, और उन भाषाओं में भी कुछ काम हो रहा है क्या? हाँ, कविता कोश और गद्य कोश में हम बहुत सारी भाषाओं का साहित्य संकलित करते हैं। इसीलिए अब मैं इसे हिंदी साहित्य का विश्वकोश नहीं कहता हूँ, बल्कि भारतीय साहित्य का विश्वकोश कहता हूँ। तो फिलहाल हम ऐसी बहुत सारी भाषाओं पर काम कर रहे हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन जो गैर देवनागरी लिपि की भाषाएं हैं उसमें अभी तक हमने काम शुरू नहीं किया है, पर उम्मीद है कि उस काम को भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। और कविता कोश के बारे में खासतौर से अगर कहें तो एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग हो गई है, तो इसमें कितने रचनाकार और कितने पृष्ठ हैं, और इस पूरे चीज को आपको काम करने में कितना वक्त, कितने वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ी आपको इसमें? इस वक्त कविता कोश में लगभग 1,42,000 पन्ने हैं और प्रति माह करीब 5 से 6 से 10 लाख के बीच में लोग, पाठक इसको पढ़ते हैं और तकरीबन 40 लाख रचनाएं पढ़ी जाती हैं। और ये तो जो आपका एक उद्यम है, ये बिल्कुल बिना लाभ हानि के स्वयं सेवा के स्तर पर चल रहा है? जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक अव्यावसायिक, स्वयंसेवी और सामाजिक परियोजना है। तो इसके लिए कहीं कुछ ऐसे स्तर पे कुछ मान्यता या फिर आपको प्रतिष्ठा या चर्चा ऐसी मिली, या फिर बाहर से भी, विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप तकनीकी के क्षेत्र में आपकी पढ़ाई लिखाई भी है, तो कैसा बाहर के लोगों का क्या नजरिया है जब वो भारतीय साहित्य को पढ़ना, जानना चाहते हैं, तो वो कविता कोश को किस रूप में लेते हैं? भारत के बाहर कविता कोश की जो छवि कहिए या उसकी जरूरत कहिए, बहुत बड़ी जरूरत है। तमाम जो प्रवासी भारतीय हैं जो भारत के बाहर जाकर रह रहे हैं, वो अपने देश की नई पुरानी तमाम किस्म की रचनाओं को पढ़ना चाहते हैं। अपने यहाँ जो बचपन में उन्होंने लोकगीत सुने थे उनको दोहराना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें कविता कोश, गद्य कोश के जरिए आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि तमाम जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो तो हर जगह पहुंचे ही जरूरी नहीं है। तो जी। और ये हुआ कि जो नई पीढ़ी भी है वो हमारे पुराने शायरों, कवियों को, रचनाकारों को कविता कोश के जरिए पढ़ सकती है, क्योंकि समकालीन जो लेखन है वो तो तमाम अन्य फेसबुक, व्हाट्सएप पे लोग शेयर करते रहते हैं, लेकिन एक जो अतीत है साहित्य का गौरवपूर्ण, वो कविता कोश पर मानक स्वरूप में उपलब्ध है। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो हमारे पास आंकड़े आते हैं कि प्रति माह कितने लोग उसको देखते हैं, तो कविता कोश जो है वो लगभग 150 देशों में पढ़ा जाता है। तो हर जगह रहने वाले जो भारतीय हैं, जो हिंदी भाषी हैं या मैथिली, भोजपुरी, गुजराती, मराठी इत्यादि जो भाषाएं बोलते हैं,
वे सब लोग इसका प्रयोग करते हैं। आप स्वयं लेखक भी हैं और ये एक बड़ा काम भी कर रहे हैं, और आपने भी ये महसूस किया होगा, जैसे आप सभी हम लोग इस लेखन पत्रकारिता तमाम चीजों में 2-3 दशक से हम लोग जुड़े हुए हैं, कि एक जो नए लोग आते हैं वो बड़ा ही जल्दी में तुरंत फुरत एक मंच पाना चाहते हैं और मान सम्मान स्थान पाना चाहते हैं। तो एक जो धीरे धीरे बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो कहा जाता है कि धीरे सब कुछ होए, और सीखने की जो प्रक्रिया है वो तो सतत और निरंतर चलते रहती है। तो जो नई पीढ़ी है वो भाषा, साहित्य और व्याकरण को लेकर के, वर्तनी को लेकर के खासतौर से सचेत रहे। और पहले कहा जाता था कि 1000 पन्ने पढ़िए, 1000 रचनाएं पढ़िए, तब एक लिखने की कोशिश करिए। तो नए लोगों को क्या संदेश देंगे जो कि इस मंच से आपके जरिए जुड़ना चाहते हैं या साहित्य के लेखन में आगे बढ़ना चाहते हैं? मेरा ऐसे लोगों को यही कहना होता है कि आप ये डिसाइड कीजिए, इस बात का निर्णय लीजिए कि आप कांच का टुकड़ा बनना चाहते हैं जो चमकता है, या आप हीरा बनना चाहते हैं। तो अगर आपको हीरा बनना है तो उसके लिए बहुत तपस्या की जरूरत होती है, उसमें समय लगता है, उसमें धीरज लगता है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता होती है। हमें किसी भी रचनाकार को हमेशा ये लगता है कि उसने जो लिखा है वही सर्वोत्तम है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हम पढ़ते हैं या हम दूसरों को सुनते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो इस बात की महत्ता बहुत अधिक है कि हम दूसरे जो लोग हैं, दूसरे रचनाकार हैं अपनी विधा में, उनको पढ़ें, उनके बारे में जानें, उनके रचना कर्म के बारे में जानें। तभी हम अपने रचना कर्म को एक तो माप पाएंगे, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे और उसमें बेहतरी भी ला पाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। ये जो व्याकरण, भाषा और शब्दों का भंडार है वो हम कहीं से तुरंत डिक्शनरी देख करके नहीं सीख सकते। वो धीरे धीरे पढ़ने से ही, 1000 किताबें पढ़ने से हमको 1000 लाख नए शब्द हमारे अंदर आते हैं और वो खुद ब खुद हमारे बातचीत का, लिखने का हिस्सा बन जाते हैं। तो अध्ययन जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा जो शब्दावली हमारी है वो अधिक गहन होगी और उसका समृद्ध होगी वो। जी बिल्कुल, आप यूं समझिए कि दूसरे लोगों का पढ़ने के साथ साथ पढ़ने से जो हमारी भाषा और व्याकरण समृद्ध होता है वो तो एक बात है, लेकिन साथ ही दूसरे रचनाकारों की जो विचारधारा है, उन्होंने अपने समय के हिसाब से जो लिखा, उनकी जो कल्पनाशीलता है कि अच्छा इस तरीके से भी, इस आयाम में भी सोचा जा सकता है, तो बहुत कुछ बेइंतहा हमें सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि आपको निर्णय लेना होगा कि आप एक चमकने वाला कांच का टुकड़ा बनना चाहते हैं या हीरा बनना चाहते हैं। जो पुराने रचनाकार हैं आज भी रहीम के दोहे, कबीर के दोहे दोहराए जाते हैं। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आपने तुरंत में कविता की किताब लिखी, उसको छपवाया, उसकी 150 कॉपियां इधर उधर बांटी और फिर वो गायब हो गई। और बहुत से टेलीविजन चैनलों पे जो कविता और तमाम इस तरह के व्यंग्य के जो आयोजन होते हैं उससे भी थोड़ा सा लगता है कि बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लोग उसी को आदर्श समझ रहे हैं जो हंसी मजाक, चुटकुले और मजाहिया चीजें हैं। और वो भी हमारा व्यंग्य साहित्य भी बड़ा स्तरीय है। कविता कोश पर भी तमाम व्यंग्य, बड़े बड़े व्यंग्यकारों की रचनाएं हैं। तो व्यंग्य भी एक सशक्त हो सकता है, साहित्यिक हो सकता है, लेकिन नए लोगों को, चूंकि उन लोगों को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, तो वो जो कुछ लिखते हैं और चैनलों पर देखते हैं। तो टीवी चैनलों की भी एक भूमिका है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? जो संचार के, संवाद के जो नए माध्यम खुले हैं, जैसे इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, यूट्यूब है, इन सब की वजह से एक अच्छी चीज ये हुई है कि जो आम व्यक्ति है उसको अपनी बात दूर तक पहुंचाने का एक मौका मिला है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसका एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि इन सारे माध्यमों पर कोई संपादकीय, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप नहीं है, गुणवत्ता को तय करने के लिए कोई नहीं बैठा है, नियंत्रण नहीं है। जी, तो उसके कारण हो क्या रहा है कि तमाम किस्म का जो कंटेंट है, जो सामग्री है, वो जनता तक पहुंच रही है और लोग, और अधिकतर उसमें मात्रा ऐसी ही है जो कि स्तरीय नहीं है। जी जी जी। और चूंकि वही चीज सामने आ रही है तो लोग ये मान लेते हैं कि शायद यही स्तर होता है और उसी पर लोग हंस भी लेते हैं, उस पर ताली भी बजा लेते हैं। जी जी। तो मेरे ख्याल से जो अब कुछ जो माध्यम है जैसे यूट्यूब है या टिकटॉक है,
ये तो अनियंत्रित माध्यम है, लेकिन जैसे टेलीविजन है या रेडियो है या प्रिंट में समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, इन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि ये नियंत्रित माध्यम है। यहाँ पर कोई व्यक्ति हो सकता है जो इस बात का निर्णय करे कि हम केवल स्तरीय सामग्री का ही प्रसारण करें। और बिल्कुल आपके कविता कोश, गद्य कोश ने, या जो आपके द्वारा, आपकी टीम द्वारा जो ये बनाए गए माध्यम है, मंच है, वो इसी नियंत्रण के कारण ही उन्होंने इन 10-15 वर्षों में अपनी एक खास जगह, अपना मुकाम मेहनत के बल पर तय किया है। आपकी ये टेकवेक कंपनी भी है और इसके भी आप संस्थापक हैं। तो आपकी टेक्निकल फील्ड में, पढ़ाई लिखाई के फील्ड में जो एक्टिविटीज है वो क्या है? मैं एक्चुअली छोटे छोटे बहुत सारे काम करता हूँ। तो ब्लॉगिंग मेरा एक प्रोफेशन है जी। तो मैं प्रोफेशनल ब्लॉगिंग में मैं इन्वॉल्व हूँ और टेक्नोलॉजी ब्लॉगिंग करता हूँ टेकवेल्किन के जरिए। इसके अलावा मैं वेब डेवलपमेंट का काम करता हूँ जी जी। और हाल ही में मैंने पिछले साल से ही वीडियो ब्लॉगिंग की भी शुरुआत की है यूट्यूब के जरिए जी जी। तो तकनीक जो है वो मेरे हर एक्टिविटी का एक इंटीग्रल हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है उसका। मैं तकनीक के माध्यम से ही, बल्कि यूँ कहिए कि मेरे लिए तकनीक जो है वो एक दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा बड़ा एक वरदान है कि पोलियो की वजह से जो मेरी मोबिलिटी कम हुई, इधर उधर आने जाने में जो मुझे तकलीफ हुई, तकनीक ने मुझे उसमें काफी सुविधा पहुंचाई है कि इस माध्यम के जरिए मैं लोगों से, चूंकि मैं लोगों से खुद जाकर मिलने में मुझे समस्या होती है, तो इसलिए इस माध्यम के जरिए मैं लोगों से मिल सकता हूँ। सोचिए कितनी बड़ी बात हुई कि ललित कुमार आज एक बड़ा नाम है आप, और तमाम लोगों के लिए आदर्श हैं, और खासतौर से बहुत से लोग इंजीनियरिंग और कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर वो साहित्य, संस्कृति, संस्कार, परंपरा से दूर हो जाते हैं। लेकिन आपके भीतर जो सम्मिश्रण है भारतीयता का, संस्कृति का और तकनीक के साथ साथ ये जो साहित्य का, इसी ने शायद आप में एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण किया है। तो क्या क्या चीजें सहायक हुई? घर परिवार से किस तरह से आपको मदद मिली इस बारे में? घर परिवार से मेरी सबसे बड़ी मदद ये रही कि मेरे परिवार ने विकलांगता से लड़ने में मेरा पूरा साथ दिया। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को बहुत बड़ा झटका देती है। तो ऐसे में मेरे परिवार ने साथ दिया, और उसकी वजह से बचपन से ही मेरा साहित्य के प्रति, किताबों के प्रति रुझान रहा। ये इसके बावजूद था कि हमारे परिवार के इतिहास में पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत महत्व नहीं। परिवार के इतिहास में पहला ग्रेजुएट बना, तो मुझसे पहले कोई कभी ग्रेजुएट था ही नहीं। तो इस सब के बावजूद मेरी रुचि साहित्य में बढ़ी, किताबों में बढ़ी। तो स्कूल के दौरान मैंने बहुत पढ़ाई की जी जी। कोर्स की किताबों के अलावा मैंने बहुत किताबें पढ़ी, और मेरा तमाम किस्म के विषयों में मेरी बहुत रुचि थी। हिंदी की पुस्तकें पढ़ता था, और मेरे ख्याल से उसी ने भाषा में, संस्कृति में, साहित्य में, इन सारी चीजों में मेरी नींव को मजबूत किया जी जी। यानी जो साहित्य के प्रति और कविता, कहानी, उपन्यास, ये जो साहित्यिक कृतियां, इनके प्रति जो बीज का रोपण हुआ वो आपका उसी दौरान हुआ। स्कूलिंग के समय जो आपके पास बहुधा वक्त होता था, जिस समय बच्चे खेल कूद, बाग बगीचे और सड़कों पर खेलते घूमते हैं, पार्कों में, वो वक्त आपने किताबों के साथ व्यतीत किया। सही मायने में पुस्तकों को मित्र बनाया आपने जी। तो जो लोग भी दिव्यांगता का सामना कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर उन्होंने कुछ तय किया है कि मुझे ये काम करना है, तो उस लक्ष्य को लेकर के किस तरह की भावना एक लंबे अरसे तक अपने भीतर बनाए रखने के लिए उस जज्बे को क्या करना चाहिए? एक तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हर विकलांग व्यक्ति को जितना जल्दी अपने जीवन में संभव हो इस बात को मन में बिठा लेना चाहिए कि उसे आत्मनिर्भर बनना है। हमारे यहाँ पर विकलांगजन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये बताया जाता है कि आप डिपेंडेंट हैं, आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, चाहे नौकरी के लिए आप सरकार के ऊपर निर्भर हैं, इस काम के लिए आप उसके ऊपर निर्भर हैं, और उसके लिए किसी और पर। तो ये जो निर्भरता का जो एक नोशन दिमाग में डाला जाता है, इससे बचना है, इसको अपने मन के अंदर जगह नहीं देनी है, और किसी चीज से डरना नहीं है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो जीवन ही खराब हो गया। आप नए रास्ते सोचिए,
आपको प्रकृति ने एक मौका दिया है एक नई तरह से जीवन जीने का, जो कि उस सांचे में ढला हुआ जीवन नहीं है जो कि आमतौर पर इस समाज में लोग जीते हैं। बिल्कुल। और भविष्य की कुछ योजनाएं, जो कुछ सपने अब भी आप देखते हो कि हमें कुछ ये भी करना चाहिए, ये कर लेता तो अच्छा होता, तो वो क्या है जो चीजें आप अभी भी करना चाहते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये कर लेता तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं करना चाहता था अब तक तो मैंने किया है। लेकिन हाँ, अभी बहुत समय बाकी है और उसमें बहुत कुछ करने की योजनाएं हैं। तो विशेषकर मैं 2 चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा कि एक तो मैं आने वाले समय में ट्रैवल करना चाहता हूँ, यात्रा करना चाहता हूँ, और इन यात्राओं के दौरान मैं भारत भर के विकलांगजन से मिलना चाहता हूँ। जी जी। मैं भारत में विकलांगता का जो वास्तविक स्वरूप है उसको जाके खुद महसूस करना चाहता हूँ और उसे वास्तविकता में जानना चाहता हूँ। इस संबंध में सरकार की कई समितियों में भी आप रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र के साथ भी आपने काम किया है। जरूर कुछ अच्छी उम्मीदें इससे जगती हैं कि कुछ जो हमारी व्यवस्था है, सिस्टम है, वो भी करना चाहता है दिल से। जी, करना चाहते हैं और करने की कोशिशें जारी भी हैं। बस ये है कि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत रुकावटें आ जाती हैं और उम्मीद है कि समय के साथ साथ स्थितियां बेहतर होंगी। और अब चलते चलते किसी कविता या गीत की वो पंक्तियां जो आपको हिम्मत देती हो, हौसला देती हो, या फिर खुद की कोई रचना जो आपको अभी याद आ रही हो सामने? महादेवी की एक रचना की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे अक्सर मैं उन्हें दोहराता रहता हूँ कि टकराएगा नहीं आज उन्मत्त लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा। अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओट सुरभि के घेरे खींचे, पर पहुंचेगा पथी दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। टकराएगा नहीं आज उन्मत्त लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा। क्या बात है। और बहुत ही हौसला देने वाली पंक्तियां हैं और हौसला देने वाली बातचीत आपसे हमारी हुई, और उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत तमाम लोगों को प्रेरित करेगी जीवन में कुछ कर गुजरने की जो इच्छा है वो उन्हें और भी मजबूती प्रदान करेगी। ये बातचीत आपसे हमारी हुई। ललित कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको और आभार प्रकट कर रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद अभिनव जी, धन्यवाद। जी जी, नमस्कार।